हेलो एंड वेलकम इन यूथ अकेडमी। सो हम आज के सेक्शन में अपने द इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के PYQs की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने पहले ही इसके 3 क्लासेस लिए, आज क्लास नंबर 4 है। इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम इसमें UPSC प्रीलिम्स के जो भी हमारे 10 सालों में जो भी क्वेश्चंस आए हैं रिलेटेड टू इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी GS 3 की बात करें तो हम उसके सारे ही PYQs हम इसमें देख रहे हैं और हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं। तो ये हमारा पहले था, हमने ग्राउंड रूल्स भी सेट किए थे। अगर ग्राउंड रूल्स की बात की, मैं आपको 35 सेकेंड्स दूंगी, आपको 35 सेकेंड्स के अंदर क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे। ओके, सो देख लेते हैं। हमारा लेक्चर नंबर आज 4 है हमारा। इसमें देखिए मैंने आपको जितनी भी क्लासेस, सब क्लास में मैं ये जो टेम्पलेट हमारा कॉमन है, कॉमन इसलिए क्योंकि आप इसको देखते रहें और प्रायोरिटी वाइज एरिया सेट कर ले कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आने की संभावना होगी, कौन सी टॉपिक मोस्ट प्रायोरिटी बेसिस है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा लीस्ट कंसर्न बेसिस टॉपिक्स है। ठीक है, तो इससे देखिए हमारे 2015 के हिसाब से कैसे क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर आए 2015 से लेके 2024 तक के। टॉपिक वाइज हम बात कर रहे थे डिस्कशन में, हमने इकोलॉजी की बात कर ली थी, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन की बात कर ली थी, बायोडाइवर्सिटी पे बेसिकली हम आ चुके थे। तो हम बायोडाइवर्सिटी की टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देख रहे थे। इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के हमारे पिछली क्लास में 2-3 क्वेश्चन रह रहे थे, हम उसी को आज कंटिन्यू करेंगे, फिर एक न्यू टॉपिक पे प्रोसीड करेंगे। तो हम स्टार्ट कर देते हैं अपना ग्राउंड रूल। टाइमर लगा देती हूँ, आप क्वेश्चन रीड करना, फिर एनालिसिस देखेंगे उसका। तो ये हमारा 2024 में क्वेश्चन पूछा था, मोस्ट रिसेंटली पिछले साल ही आया था। आप इसको ट्रिक और एनालिसिस के बेसिस सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करिए आप इसे। ठीक है, तो हमारे इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को कंसिडर करने। हम 1 से पढ़ लेते हैं। लायंस डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। चलिए मानिए हमें इसके बारे में नहीं पता कि लायंस पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन है कि नहीं। बेसिकली कॉमन नॉलेज होना चाहिए किस एनिमल का कौन सा ब्रीडिंग सीजन होता है। बेसिकली लायन तो एक इंपॉर्टेंट एनिमल हो जाता है। हम सेकंड पे देख लेते हैं। अनलाइक द मोस्ट बिग कैट्स, चीतास डू नॉट रोर। ऑफकोर्स आपने कभी भी चीता को देखा है रोर करते हुए? चीता कितना ही शांति से दबे पैर अपने शिकार के लिए निकलता है, तो उसी से पता चलता है वो रोड नहीं करता है। लायन रोड करते हैं बट चीतास रोड नहीं करते। तो हमारा ये स्टेटमेंट सही है अगर कॉमन सेंस से भी इसको लगाएं। तो अगर 2 हमारा सही है तो इसमें देख लेते कौन कौन ऑप्शन में 2 है। तो देखिए इसमें और इसमें 2 है, तो हमारा ये एलिमिनेट हो गया। अब हमारा बचा है कि बेसिकली हमें ये देखना है, हमारा 3 सब मैक्सिमम 3 सही है, मिनिमम 2 सही है, तो हमें इसमें से निकालना पड़ेगा। ठीक है। 3, अनलाइक द मेल लायंस, मेल लिपर्स डू नॉट proclaim their territories by scent. Okay, unlike the male lions, मतलब मेल लायंस तो अपनी टेरिटरी क्लेम्स करते हैं, बट क्या चीतास मेल लायंस की तरह अपनी टेरिटरी क्लेम नहीं करते? आपने जितने भी बिग एनिमल्स देखे होंगे वो बेसिकली अपनी टेरिटरी को एक मार्क बना लेते हैं टेरिटरी, क्योंकि इसके बियॉन्ड हमारी टेरिटरी है, तभी तो वो बिग एनिमल्स जंगलों में अपना डोमिनेंस बढ़ाए रखते हैं और उनके अधीन प्रीडेटर्स होते हैं। वो प्रीडेटर्स ही एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं, स्मॉल एनिमल्स। अनलाइक द लायंस, मेल लिपर्स डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग। सेंट मार्किंग से कुछ भी हो सकता है, पंजों की मार्क हो सकती है, यूरिनेशन से बाउंड्री बना सकते हैं, कोई ट्री लैंडमार्क कर सकते हैं, बनाता है। तो ये गलत हो जाएगा अगर हम कॉमन सेंस भी करें। तो हम 3 को एलिमिनेट करें, हमारा तो ये ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया था। 3 इसमें से हमारा एलिमिनेट हुआ, तो हमारा ए ऑप्शन आता है। ये हमें देखना ही नहीं है कि वो सही है कि नहीं, ये हमें पता है 2 सही है और इसमें पता है कि एनिमल्स अपनी टेरिटरीज क्लेम करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम इसका ए, देखो सही है इसका। हम इसके एक्सप्लेनेशन थोड़े देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट 1 की बात करें, लायंस हैव नो पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। आपको याद रखना है कि लायंस का कोई ब्रीडिंग सीजन नहीं होता। एंड ऑफन सिंक्रोनाइज ब्रीडिंग स्पेशली आफ्टर अ प्राइड टेक ओवर, राइजिंग द कब्स कम्युनली। बेसिकली वो कब्स को, जो लायंस के बेबीज होते हैं, उनको वो कम्युनली रेज करते हैं, तो इनका कोई ब्रीडिंग सीजन नहीं होता।
ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट हमारी होगा लायन डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ ब्रीडी सीजन। ठीक है, स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। द बोन्स ऑफ द चीताज वॉइस बॉक्स form a fixed structure with divided vocal cord that vibrate with the both in and out breath. This structure is came for all the small and cats. इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, जितने भी स्मॉल कैट्स हैं वो सारे रोड नहीं करते। रोड क्यों नहीं करते? उनका वोकल कोड ही इस तरीके से बना होता है कि अगर वो ब्रेथ भी लेते हैं तो उनका इनर और आउटर ब्रेथ का उनको सेंसेशन हो जाता है, इसलिए वो रोड नहीं कर पाते। तो ये इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट डाला है क्योंकि स्मॉल कैट्स के सारे स्मॉल कैट्स के साथ ये फिनोमेना होता है। तो आपको सारे स्मॉल कैट आइडेंटिफाई कर लेने, फिर सारे ये स्टेटमेंट उन कैट पे वैलिड होंगे। स्टेटमेंट 3 देख लेते हैं। Leopards are territorial and mark their territories with feces, urine, and cheek rubbing on trees. They can leave scars marking ground, trees, and logs. This communicate to other leopards passing through the territory they are in occupied. तो बेसिकली ये अपनी टेरिटरीज को मार्क करते हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। 2024 में फिर से क्वेश्चन आया था। सॉल्व दिस क्वेश्चन 2। यस, तो का कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या ये बटरफ्लाइज, फिश एंड फ्रॉग्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव हैव पॉइजनस स्पीशीज। लोग ऐसे क्वेश्चन मुझे पूछते हैं कौन सा पॉइजनस स्पीशीज है, किसमें पॉइजन नहीं मिलता है। ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही जनरलाइज वे में देखना है क्योंकि आपको समझना पड़ेगा क्योंकि ऐसे इतनी सारी स्पीशीज़ होंगे इसके। क्या आपको लग रहा है साइंटिस्ट सारे एनवायरमेंटल साइंटिस्ट सारी स्पीशीज़ को जाके चेक किए होंगे कि इसमें पॉइजन है कि नहीं है? तो ऐसे में होता है ना, आपको जनरल वे पे देखना है। हो सकता है अगर बटरफ्लाई की एक स्पीशीज़ भी, इसमें आपको एक्सक्लूसिविटी को भी ध्यान में देना पड़ेगा। अगर बटरफ्लाई की एक स्पीशीज भी पॉइजनस हो गई तो पूरा स्टेटमेंट भी गलत हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप मान सकते हैं कि इसमें से कोई एक 0.01% भी कोई पॉइजनस हो जाएगा तो ये स्टेटमेंट हमारा चेंज हो सकता है। तो इसमें हम ऐसे क्वेश्चन में हम सबको मान के चलेंगे तो ऑल 3 आएगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इतने सारे स्पीशीज़ है। ऐसे कुछ स्पीशीज़ हो सकते हैं जो आइडेंटिफाइड भी नहीं है, जो कि पॉइजनस हो सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं किस लॉजिक से ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। तो ये लॉजिक हमारा इसी बैंड में कि जनरल वे में देखना है कि सारी स्पीशीज़ को कोई काउंट नहीं कर सकता, सारी स्पीशीज़ से कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं बता सकता। इन्वायरमेंटलिस्ट भी उसी स्पीशीज़ के बता सकते हैं जिनको उन्होंने फाइंड किया, रिकॉग्नाइज किया। ओके, तो ये ऐसे स्टेटमेंट में आपको ऑल 3 पे मतलब राइट लगा देना है अगर कितने भी स्टेटमेंट्स आए। ठीक है, ये देखिए सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। 2024 में आया था ये क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, ये सारे हमारे हैं पपाया, कैशू एंड सैंडरा। हाउ मेनी ऑफ द आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया। ओके, यहाँ पर नेटिव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में मिल सकता है, लेकिन क्या वो ओरिजिनली इंडिया में मिला था या इंट्रोड्यूस हुआ था? अगर आपको याद होगा, मेरी हिस्ट्री के एक लेक्चर है, हिस्ट्री का भी मैं यूपीएससी प्रीलिम्स की सारी पीवाईक्यू सीरीज सेम इसी तरह से मैं वहाँ पर भी प्रोसीड कर रही हूँ, एक प्ले लिस्ट है उसकी। तो उसमें मैंने आपको फर्स्ट की क्लास में एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा इंट्रोड्यूस्ड है, कौन सा नेटिव है। तो उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन में पूरा लिस्ट प्रोवाइड किया है कि कौन से बाहर के देशों से इंडिया में आए गए हैं और कौन से ऐसे थिंग्स हैं जो इंडिया में नेटिवली मिलते हैं। तो वो आपको जरूर देखना है, वो पूरी लिस्ट मैंने उसमें प्रोवाइड की है। तो अगर आपको याद भी ना हो तो ऐसे देख सकते हैं। देखिए, और रेड सैंडर्स का एरिया किस लिए, कौन सा एरिया रेड सैंडर्स के लिए फेमस है? अगर आपने पुष्पा मूवी देखी होगी, शेषाचलम के जंगले याद हैं आपको? शेषाचलम के फॉरेस्ट,
जो कि हमें क्या मिलते हैं एपी में, आंध्र प्रदेश में। अभी मैंने रिसेंटली माउंटेन रेंजेस पढ़ाया है आंध्र प्रदेश में, मेरी ये पहले वाली क्लासेस है, उसमें मैंने शेषाचलम के जंगल बनाए, उसमें मैंने बताया कि रेड सेंटर इज़ नेटिव टू इंडिया। तो मान ले रेड सेंटर इज़ नेटिव टू इंडिया। पपाया, मैंने आपको पता है पपाया इंडिया में बहुत ही वाइडली यूज़ होता है, लेकिन पपाया इज़ नॉट नेटिव टू इंडिया, ये मैंने आपको पहले ही लिस्ट में प्रोवाइड की थी। सेम गोज़ विद कैशू भी इज़ नॉट नेटिव टू इंडिया। सेम गोज़ विद टी, अगर टी की बात करें, टी भी इंडिया का नेटिव नहीं है, इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। तो इसमें हमें ये पता है ये दोनों नेटिव नहीं है, ये मैंने लिस्ट में ही डाल रखा था, आपको लिस्ट पढ़नी पड़ेगी। और रेड सेंडर इज रिलेटेड टू शेषाचलम के जंगल, जो पुष्पा में तभी तो रेड सेंडर का इलीगल व्यापार हो रहा था, ठीक है। तो ओनली वन इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ये देखिए, द कैश्यूज इज नेटिव टू द नॉर्थ ईस्टर्न ब्राज़ील की है। कैश्यूज आपको याद करना है, पोर्चुगीज मिशनरीज टुक Eastern Africa and India during the later 16th century, where the became the abundant of low altitude near the sea coast. Option 2 is not correct. Why? Papaya cultivation had its origin in South Mexico and Costa Rica. Total annual world production is estimated 6 million to tons of, ये आपको याद नहीं रखना है, ऐसे मैंने फैक्ट्स के लिए डाल दिया था। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। एज अ नेटिव स्पीशीज टू आंध्र प्रदेश, देखिए मैंने आपको बताया आंध्र प्रदेश रेड सेंडर्स also known as red sandalwood, used as trade for the regulated by the state. regulated by the state क्योंकि रेड सेंडर का बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल पे वो डिमांड है उसके लिए, और रेड सेंडर के ट्रीज भी बहुत ही बोल सकते हैं एक्सटिंक्ट टाइप ऑफ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनका जो भी इंपॉर्टेंट ट्रीज होती है उसको रेगुलेट करती है स्टेट के थ्रू, रेगुलेशन होता है तभी फॉरेस्ट एक्ट अप्लाई होते हैं। अगेन 2024 में तो इन्वायरमेंट से भर भर के क्वेश्चन आए थे, इसलिए इन्वायरमेंट का आपको सेक्शन नेगलेक्ट नहीं करना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 में क्या है, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस अंडर द वर्मिन कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। इंडियन फ्लाइंग स्टेटमेंट 2 है, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ द अदर एनिमल्स। फॉक्स, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, इसमें स्पेसिफाई करते हैं कि इंडियन के फ्लाइंग फॉक्स अदर एनिमल्स के ब्लड पे रहते हैं। अगर जनरल फॉक्स होता तो हो सकते तो कुछ रहते हो, लेकिन इंडिया में भी तो इतने तरह के फॉक्स है जो कि ब्लड पे रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते हैं, तो इसमें हमने एक्सक्लूसिविटी को बताया ही नहीं है, इसमें सबको इंक्लूसिव कर दिया है, जनरल बेसिस पे नहीं है, वैसे हम भी देख सकते हैं। इंडियन फ्लाई फॉक्स इज प्लेस अंडर द वर्मिन कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। आपको पता है ज़्यादातर ये जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ होते हैं, जो भी कंजर्वेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर कंजर्व किया जाता है। तो ये तो मुझे बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट लग रहा है, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा कि इसकी वजह से ये वर्मिन कैटेगरी को रखा है। और स्टेटमेंट 1 and 2 एंड बोथ आर करेक्ट एंड द स्टेटमेंट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, ऐसा कुछ नहीं लग रहा। इसमें बोथ आर करेक्ट बोल भी नहीं सकते क्योंकि 1 इज लुकिंग लाइक अ राइट स्टेटमेंट, तो हम इस पे जा सकते हैं सी पे, क्योंकि 1 एक सिंपल स्टेटमेंट बोल रहा है वर्मिन कैटेगरी के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में रखा गया। देखिए सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द एनालिसिस पार्ट। The nectars and fruit-eating flying fox is generally considered as a vermin. तो वर्मिन का मतलब ही होता है जो फ्रूट ईटिंग प्लांट्स, फ्रूट पे रहते हैं, प्लांट्स पे रहते हैं, वेक्टर्स पे रहते हैं। तो देखिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, वो इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा था। दे आर रेड ऑर्किड्स, दे हैव सिमिलर टू ऑफिशियल स्टेटमेंट अंडर द शेड्यूल 5 प्रोटेक्शन 1972 अंटिल दे पुट द शेड्यूल 2 लिस्ट अंडरटेकिंग हायर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन की इनको नीड होती है। इसमें नॉट करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। कीस्टोन स्पीशीज causing speed dispersal of many plants. Flying fox has fascinated zoologists over the years. Indian flying fox is vermin because they believe that poaches ripe fruits from the orchards. A study in India found that all orchid crops, Indian flying fox did the most damage to the mangoes and the crops.
ये इसलिए आया था क्योंकि स्टडीज़ में आया था कि जो फ्लाइंग फॉक्स है वो कैसे डैमेज कर देते मैंगोज़ के और अदर, यहाँ पर क्या लिखा, मैंगोज़ एंड गुआवास के क्रॉप्स को, क्योंकि वो फ्रूट ईटर होते हैं बेसिकली। ठीक है, यहाँ से हमारा एनवायरमेंट डिग्रेडेशन का टॉपिक खत्म होता है। हम बायोडाइवर्सिटी पे आते हैं, अपने टॉपिक वाइज पे आते हैं, जिसमें हमारा दूसरा टेबल का है बायोडाइवर्सिटी प्लांट्स। ओके, प्लांट्स पे आएंगे। लेट्स मूव टू, हमारा 2018 में क्वेश्चन पूछा था बायोडाइवर्सिटी पे। ओके, वेट अ सेकेंड, सॉल्व। ओके, तो पूछ रहा है व्हाई इज प्लांट कॉल्ड प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा often mentioned in the news. Okay, why is the plant called Propolis juliflora option often mentioned? एक प्लांट है जो इसका नाम है, वो किस लिए न्यूज़ में ज़्यादातर मेंशन रहता है। ओके, देख लेते हैं। इस एक्सट्रैक्ट वाइडली यूज्ड इन द कॉस्मेटिक्स। ओके, इट एक्सटेंड टू रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी इन द एरिया इन विच इट ग्रोज। ओके, अगर बायोडाइवर्सिटी को अटैक कर रहा है तो ये कंसर्निंग टॉपिक है। कॉस्मेटिक्स के लिए और भी फ्लावर्स की यूज़ हो सकती है। ठीक है, तो वैसे भी ये वाइडर लेवल पे सोचो तो इतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा, नेगेटिवली और पॉजिटिवली दोनों तरह से इतना इम्पैक्टफुल नहीं हो रहा है। ठीक है, इट टेंड्स टू रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी। इन्वेसिव स्पीशीज़ का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने, इन्वेसिव स्पीशीज़ जिसमें जो बाहर के स्पीशीज़ होते हैं वो नेचुरल हैबिटेट पे रहने वाले स्पीशीज़ को डैमेज कर देते हैं। तो ये वही बोल रहा है कि इट टेंड टू रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी इन एरिया इन विच इट ग्रोस। ओके, ये बेसिकली नेटिवली उस एरिया के लिए नहीं होते हैं, लेकिन ये इन्वेसिव होते हैं, बाहर से आए हुए होते हैं। इस एक्सट्रैक्ट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ पेस्टिसाइड्स। ठीक है, हो सकता है, बट इतना वाइडर आपको वाइडर लेवल पे सोचना है कि क्या इतना है कि इसको ऑफर न्यूज़ में बताया जा रहा है। नन ऑफ दिस। ओके, इसमें तो एक हो ही सकता है, मगर वाइडर लेवल पे सोचो तो पूरे बायोडाइवर्सिटी को डैमेज करे इज़ अ ह्यूज कंसर्न, इसलिए वो न्यूज़ में आ सकता है। तो बी पे हम जाते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से हमारा प्रोसोफिक जूलीफोरा है। एन एक्सोटिक ट्री इज वन ऑफ द टॉप इन्वेडर्स का इन्वेसिव स्पीशीज का आपको बताया टॉपिक इन इंडिया। अ नेटिव ऑफ साउथ एंड सेंटर। अगर नेटिव की बात करें, नेचुरली कहाँ का हैबिटेट इसको सूट करता है, साउथ का, द साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया टू मीट द फ्यूला woods requirement of the poor, restore recreation land. Recent studies have shown that apart from threatening local plants with whom to compete for resources, trees is also affecting the nesting success of the birds के लिए भी harmful है ये। ठीक है, आपको ये देखना है, प्रोस्पेलिस जूलीफ्लोरा इज अ इन्वेसिव स्पीसीज का एग्जाम्पल है जो कि बायोडाइवर्सिटी को कंसर्न कर रहा है। तो ये 19वें क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन का सोर्स कहाँ से है? हिमालय नेटल्स की बात कर रहा है ना। रिसेंटली देयर वाज अ ग्रोइंग अवेयरनेस इन द कंट्री अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालय नेटल्स। ये हमारा डाउन टू अर्थ करके मैगजीन आता है, उसमें ये कंसर्निंग टॉपिक था हिमालय नेटल्स। growing awareness in our country about the importance of Himalayan nettles because it is found to be a sustainable resource of which of the following के लिए sustainable resource हो सकता है।
एंटी मलेरिया ड्रग, इतने सारे ऑलरेडी ड्रग के और भी वेज है, अल्टरनेटिव वेज है टू कंट्रोल द मलेरिया. Biodiesels are huge topic for to spread awareness. ठीक है. Pulp for paper industry, there is so many plants, वहाँ पर इतने सारे प्लांट्स और भी पल्प बना सकते हैं. इसका इतना क्या कंसर्न होगा, ये दोनों मैंने लिमिट. टेक्सटाइल फाइबर इज ऑल्सो अ कंसर्निंग टॉपिक. अगर आप 50-50 तक पहुँच गए हैं तो इसमें से आपको एक करोगे आपको सही हो जाएगा. वैसे इसका आंसर डी है टेक्सटाइल फाइबर के लिए. सबको लग रहा होगा बायोडीजल इज अ ह्यूज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंसर्निंग टॉपिक भी है, एंड ग्रीन हाउस गैस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो रहा है. बट इसका आंसर है टेक्सटाइल फाइबर के लिए हिमालय निटल्स इज गुड. ओके, ये देखिए गिरार्डिनिया डाइवर्सिफ्लोरिया, a fiber yielding plant, has become an important livelihood option for people living in the remote mountainous villages of the Himalayas. ओके, पीपल के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट है, यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए. ओके, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन. ओके, solve this question. Okay, which one of the following is used in the preparing a natural mosquito repellent? मतलब मॉस्किटो रेपेलेंट की तरह कौन सा काम करता है? कांग्रेस ग्रास, एलिफेंट ग्रास, नट ग्रास, लेमन ग्रास. आपको पता है लेमन ग्रास के इतने फायदे होते हैं. लेमन ग्रास अगर आपने कॉमन सेंस लेवल, लॉजिक लेवल, लेमन ग्रास का टी भी बनता है. हो सकता है लेमन ग्रास का हम मॉस्किटो रेप्लिकेंट, नेचुरली मॉस्किटो रेप्लिकेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. और एलिफेंट ग्रास, कांग्रेस ग्रास, नट ग्रास के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती ज़्यादा लोगों को. लेमन ग्रास इज़ वेरी यूजफुल, हर्बल प्लांट होता है, तो हो सकता है इसका मॉस्किटोज कर सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली यूज़ कर सकते हैं. तो इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस. देखिए लेमन ग्रास ऐसे दिखता है जो कि घर में इजीली इसको नेचुरली भी लगा सकते हैं, एंड गुड फॉर हेल्थ के लिए भी गुड होता है. Citronella is an essential oil found in lemongrass. It is the most widely natural mosquito repellent found in the candle sprays and lotions में भी मिलते हैं. आपको ये याद करना पड़ेगा. To help deter mosquitoes with a strong fragrance, plant lemongrass. Also walk aways in the location close to the sitting areas. बहुत easily naturally हाउस होल्ड में भी मिल जाता है, डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी बहुत अच्छा होते हैं ये. तो ये हाँ हमारा क्वेश्चन हो गया. तो आज के सेशन में हमने 10 क्वेश्चन तो कर ही लिए होंगे. तो आज का सेशन यहीं पे एंड होता है, एंड आगे के क्वेश्चंस हम नियर क्लासेस में हम कवर करेंगे. सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर क्लासेस वीडियोस एंड फर्दर अपडेट्स. थैंक यू एवरीवन.